तो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ इमॉर्टल नाइन-टेल्ड फॉक्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांगची अपने ब्रदर से मिल चुका था और अंकल और ब्रदर को सारी चीज़ें वो बता चुका था डिटेल में कि क्या क्या हुआ था। हालांकि अंकल चिरन के लिए चीज़ें मानना अभी भी इम्पॉसिबल सा ही था, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका अपना नेफ्यू 10,000 साल पहले किसी ड्रैगन स्टोन का मालिक होगा और रेनबो ड्रैगन होगा, क्योंकि उसी चीज़ें नहीं हज़म ही नहीं होती थी। जैसे कि आज की डेट में अगर कोई हमें कह दे कि हमारे पूर्वज ड्रैगन थे तो हम कभी नहीं मानेंगे। तो उसी तरह से उसके साथ भी ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। इन 3 महीने विंग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं। लेकिन उसके पास वेनिंग अक्सर हुआ करते थे। विंग को अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुआ करती थी, जिसकी वजह से वेनिंग को ना चाहते हुए भी बहुत बार उसको ऐसी दवाएं देनी पड़ती थी जिससे विंग जो है अपनी अपनी हीट में ना आए। और जिसकी वजह से विंग बहुत बार बहुत रोता था अपने पति की क्रेविंग के लिए। तो अक्सर उसके पास रात में सोजिशो या फिर कभी कभी बाकी सारे ज़रूर रुका करते थे। कोई अल्फ़ा उसके पास नहीं रुकता था कि ताकि उसके सेंट से कभी भी बच्चे या विंग ट्रिगर ना हो जाए, क्योंकि उसका बच्चा जो था ना, वो उसके जो बच्चे थे वो विंग को अपने बाबा का स्पर्श चाहा करते थे, जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था। वो अक्सर लंजा के लिए क्रेविंग रखता था और उसे सच में लंजा की बहुत याद आती थी। वो लंजा के जो एक रोब होते थे उसे अपने पास हक करके अक्सर सोया करता था, बैठा करता था। वो लंजा के लिए एक प्यारा सा क्लॉक बना रहा होता है, ताकि जब लंजा वापस आए और सर्दियों का वक्त आए तो वो उस फर वाले क्लॉक को अपने सीने से लगा कर रख सके। उसमें लंजा बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। वो स्पेशली सफ़ेद ऊन से उसे बना रहा होता है, अपने हाथों से उसे वो बनाने में लग जाता है ताकि लंजा को कभी भी सर्दी का एहसास ना हो। उसकी ये साइड बहुत क्यूट थी, जहाँ पर उसका पेट थोड़ा थोड़ा अब निकलने लग रहा था और वो अक्सर अपने बच्चों से ही बहुत सारी बातें करता रहता था। उस पेड़ के नीचे बैठा रहा करता था, धूप सेकता हुआ वो लंजा के लिए सारी चीज़ें बुना करता था। यहाँ पर जब विंग को इस तरह से अकेले कभी कभी गौशी और शिफो देखते थे तो वन कशिंग और सोजिशु को बहुत बुरा लगा करता था। सोजिशु कहता है कि देखो ना, लोगों की वजह से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वांगची वहाँ जाके रहता है। गौशी कहते हैं विंग को अगर बचाना है तो वांगची को वहाँ भेजना पड़ेगा। विंग उसके बच्चों की जिम्मेदारी अब वांगची के कंधे पे है। उसे जैसे तैसे करके वांगची और अपने बच्चों को बचाना है। कुछ भी कर कर हम इन दोनों को ख़त्म नहीं होने दे सकते। ये दोनों बहुत टाइम बाद मिले हैं और विंग और उसके बच्चों को भी कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सोजिशु कहता है बिल्कुल, मैं तुम्हारी बातों से बहुत सहमत हूँ वनकशिंग। सच में तुम आज मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम विंग और उसके बच्चे के लिए सब कुछ करें जो हम कर सकते हैं। हम पेरेंट्स नहीं बन सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि विंग और उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहें। कौशी कहते हैं ऑफ कोर्स सोजिशु, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहता विंग और उसके बच्चों की सुरक्षा? यहाँ पर वो कहता है सोजिशु का हाथ पकड़ के, प्लीज़ खुद को कभी भी किसी मुसीबत में मत डालना। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी मुसीबत में पड़ो और किसी भी तरीके से तुम्हें कोई भी इंजरी हो। तुम्हारे अलावा मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं। गौशी बहुत प्यार से वनकशिंग ने सोजिशु का हाथ पकड़ा होता है। सोजिशु उसके कंधे के पास आता है, उसके सीने पे सिर रख के उसे हक करते हुए कहता है मेरा भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं और हमें अब विंग और उसके बच्चों की रक्षा करनी होगी इस पूरे वर्ल्ड से। अगर हमें अपनी जान देकर भी इन दोनों बच्चों को इस दुनिया में लाना पड़ा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। वनकशिंग कहता है चुप करो, ऐसी बातें मत किया करो, तुम्हें खोने के डर से ही मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। सोजिशु कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ ही जीऊँगा और तुम्हारे साथ मरूँगा। मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी, तुम्हें लगता है इस दुनिया से चला जाऊँगा? कभी नहीं जाऊँगा। हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम्हारा दिल किसी और ओमेगा पे आ गया तो? वनकशिंग उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है क्या कहा तुमने मेरे ऊपर शक किया? सोजिशु कहता है मर्द एक जैसे होते हैं, मैं तुम पे शक नहीं करूँगा तो किस पे करूँगा? और तुम सारे अल्फा इतना ज़्यादा ओमेगास को बिली करते हो, ऑब्वियस ही बात है मेरा शक तो लाजमी है ना। यहाँ पर वनकशिंग हंसता है और कहता है बेवकूफ़, पागल, ऐसे थोड़ी होता है। और अगर तुम मुझ पे डाउट करते रहोगे तो फिर
तुम यकीन किस पे करोगे। यहाँ पर वो हंस रहा होता है क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि जो ज़ोऊ ज़िशु है वो यहाँ पर थोड़ी सी उसकी टांग खिंचाई कर रहा है। वो यहाँ पर विंग भी अपने पीठ पे हाथ फिराते हुए अपने बच्चों से बातें करने लगता है। क्या तुम दोनों को बाबा की याद नहीं आती? मुझे तो लंजा की बहुत याद आती है, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। सच में उसके बिना मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। तुम दोनों का कैसे दिल लग रहा है तुम्हें पता है? जब तक उसके प्यारे से रोब जिनमें उसकी खुशबू समाई है वो मेरे पास ना हो, मेरा बहुत ही अजीब सा मन करता रहता है। मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं जादू करके फटाफट से इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड चला जाऊं, लेकिन गौशी और शिफू ने मुझे तुम दोनों की कसम खिलाई है कि मैं अभी इस वर्ल्ड को छोड़ के नहीं जा सकता जब तक कोई इमरजेंसी ना आए। तुम्हें पता है कितना कंट्रोल है मुझे खुद पर। तुम्हारे बाबा से मिलने पर मैंने खुद को कितना रोका हुआ है। वो अपनी टमी को सहलाता है और अपने बच्चों से बातें करने लगता है। बच्चे भी उसकी गोल्डन कोर जब शाइन चमकती है उसके स्पर्श से, तो इससे उसे पता चलता है कि उसके बच्चे उसे सुन रहे हैं और रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। यहाँ पर वो जो बोलता पेड़ था वो कहता है, तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगा। तुम्हें अपना और बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। विंग कहता है, मुझे पता है वो आ जाएगा, वो मेरे लिए तो गया है और हमारे बच्चों के लिए, पर मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। वो पेड़ कहता है, 10,000 साल तुम एक बक्से में बंद रहे और तुमने एक चू तक नहीं की, और अब इन 3 महीने तुम्हें उस लंजा से क्या दूर रहना पड़ा। देखो तुमने क्या अपना हाल बना रखा है। कभी कभी तुम बच्चों की तरह रोते हो। तुम्हें देख के तुम्हारे बच्चे तक शर्मा जाएंगे कि उनकी मॉम कितनी रोतड़ू है। यहाँ पर विंग एक प्यारी से स्माइल करता है और कहता है, प्लीज़ मेरी टांग ना खींचो, आप भी शुरू हो गए। वो कहता है, ऑफ कोर्स, क्यों ना खींचो तुम्हारी टांग। तुम देखो किस तरह से बिहेव कर रहे हो, ऐसे छोटे बच्चों की तरह। ना तुम सोते हो ना खाते हो। लंजा सोचेगा हम लोगों ने तुम्हें भूखा रखा हुआ है। विंग कहता है, नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं सोचेगा। और वो कहता है, बन ठन के रहा करो, बच्चों पे अच्छा असर जाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ा करो, और रोया तो बिल्कुल मत करा करो, वरना बच्चे सोचेंगे उनकी माँ कितनी रोतड़ू है। विंग कहता है, मैं कोई रोतड़ू नहीं हूँ, बस मुझे लंजा की याद आ रही है। वो बोलता पेड़ कहता है, वो आ जाएगा। वैसे भी अब कॉन्फ्रेंस का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है। उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के बाद लंजा ऑलरेडी यहाँ आ जाएगा और तुम्हारी डिलीवरी तक उसे वैसे भी यहाँ आना होगा। विंग धीरे धीरे वक्त बीतने के बाद 6 मंथ पूरा प्रेग्नेंट हो चुका था। लंजा आज उस कॉन्फ्रेंस में जाने वाला था जहाँ पर उसके और विंग के आने वाले फ्यूचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली थी। उस कॉन्फ्रेंस में जाता है जहाँ पे बहुत तरीके के लोग आए हुए थे और बहुत सारे सेक्ट इकट्ठे हुए थे। यहाँ पर वो जैसे ही जिन क्वांग्याओ को देखता है और उसे पता चलता है कि ये वो इंसान है जिसने उस पर हमला किया था। जिन क्वांग्याओ जो कि अपने चेहरे पे वो गंदी सी हंसी लेते हुए वहाँ बढ़ता आ रहा था और सारे सेक्ट लीडर्स को नमन करते हुए वो जैसे ही लवांगची के सामने आता है, लवांगची को देखते ही उसके चेहरे पे जो स्माइल थी वो एक दर्द भरी स्माइल में बदल जाती है और उसकी आंखें लवांगची को बिल्कुल अलग रूप में देखना चाहती थी। वो लवांगची के काले घने बड़े बालों को सफ़ेद घने बड़े बालों में इमेजिन करने लगता है। लवांगची की आंखों को बिल्कुल डिफरेंट। लवांगची का आज भी वाइट अटायर था और उसमें वो लवांगची के सिर पे जो रिबन था उसे ताज में बिल्कुल इमेजिन करने लगता है और उसे ऐसा लगता है जैसे पहली बार जिस तरह से उसने लियांगझा को देखा था बिल्कुल उसके सामने वैसा ही एक शख्स उतनी ही लंबा, उतना ही मस्कुलर, उतना ही लीन सामने से चल के आ रहा है और वो एकदम से यहाँ पर उसे देखता है। यहाँ पर जिन क्वांग्याओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि कभी उसने लियांगझा से शादी की सपने देखे थे, लेकिन यहाँ पर लवांगची को उसे देख के बहुत ज़्यादा घृणा सी आ रही होती है। यहाँ पर वो सामने आता है और एकदम से कहता है, सेक्ट लीडर लियांग। फिर वो एकदम से करेक्ट करते हुए कहता है, आई मीन लैन, आप कैसे हैं। लेकिन जैसे ही उसने लियांग बोला था वांगची समझ आता है कि फुयाओ को सब पता है और वो एकदम से ज़ोर से टाइटली मुट्ठी बंद कर लेता है और वो समझ जाता है कि ये इंसान जिन क्वांग्याओ फुयाओ का ही दूसरा रूप है। और यहाँ पर वो कहता है, क्या आप ठीक हैं यंग मास्टर लैन? मैंने सुना है कि आप पे जब हमला हुआ था तो वो जो लोमड़ी आपको यहाँ से उठा ले गई थी उसने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया।
यहाँ पर गुस्से में वांगची कहता है, तुम्हें किसने कहा कि उसने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया या नहीं किया? वो कहता है, ऑफ कोर्स सबको पता है कि वो किस तरह से क्रूएल्टी के साथ आपको उठा के ले गई थी। हो सकता है वहाँ जाने के बाद आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया हो ताकि आप हम लोगों को सच्चाई ना बता पाएँ, लेकिन डोंट वरी, हमारे सेक्ट के लोग उसे ढूंढ कर निकाल देंगे और उसे मार भी डालेंगे। आपको उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर लवांगची का बहुत ज़्यादा खून उबल जाता है। उसका मन कर रहा था कि वो सच में इस इंसान को ना जान से मार दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। और वो कहता है, जो भी कॉन्फ्रेंस का नतीजा होगा हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे, और वैसे भी अभी आपको खुद पर और अपने सेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। मैंने सुना है आपके फादर बहुत ज़्यादा क्रूल हो गए हैं। उनके तो ना जाने कितने सारे बच्चे भी निकल के आ रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई उन्हें एज अ फादर क्लेम करने आ जाता है। यहाँ पर ये सुनते ही थोड़ा सा खून उबल जाता है जिन ग्वांग्याओ का, क्योंकि ये उसकी दुखती रत थी। उसका फादर जो था वो एक नंबर का अयाश था और न जाने कितनी औरतों के साथ उसके संबंध थे। और ये बात सुन के ना उसका चेहरा एकदम से साउर हो जाता है। उसका चेहरा इतना खट्टा और इतना घटिया लग रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था लवांगची की बातों पे, और वो उसे करारा जवाब भी देना चाहता था, बट वो स्माइल करते हुए उस बातों को टाल देता है और कहता है, वैसे भी जो सेक्ट लीडर जिन हैं, यानी कि जिन गुआंगशाओ, मेरे पिताजी, वो बहुत ज़्यादा, आपको तो पता ही है, उन्हें ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं, जिसकी वजह से उनके लिए सारी चीज़ें न्यू नहीं हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, लन सेक्ट तो बहुत ज़्यादा राइटेजियस है, तो आपको लगता है कि आपकी जिससे शादी होगी वो कौन से सेक्ट से होगा? यहाँ पर लवांगची कहता है, नन ऑफ योर बिजनेस। मैं किससे शादी करता हूँ किससे नहीं, इसका यंग मास्टर जिन से कोई लेना देना नहीं है। और शायद आप यंग मास्टर जिन भी नहीं हैं, मुझे आपको मैंग कहना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि जिन ग्वांग्याओ ने बहुत मजबूरी में आपको अपना नाम दिया है। पहले तो उसने कुछ साल तक आपको आपका नाम भी नहीं दिया था। यहाँ पर ये सुनते ही ना यहाँ पर बहुत गंदा रिएक्शन आता है जिन ग्वांग्याओ का। उसका मन कर रहा था कि वो लियांग झा को यहाँ पर सबके सामने, लंजा को सबके सामने मार डाले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था। और वो अगली सा फेस बनाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, अब मुझे मेरे पिता ने सबके सामने ही एक्सेप्ट कर लिया है। और वैसे भी देखते हैं, आपसे मुलाकात होती है कॉन्फ्रेंस के बाद, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन लंजा कहता है, बट मुझे आपसे मिलके वो वाइब्स नहीं आई जो कि आनी चाहिए। मैंने सुना है कि आप बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं, लेकिन कौन जाने वो स्माइल सच्ची है या झूठी। ऐसे टोंट मारता हुआ लंजा आगे बढ़ जाता है और जिन ग्वांग्याओ बहुत गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है। वो मन में सोचता है, मेरी स्माइल सच्ची है या झूठी ये तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगा, जब तुम और तुम्हारा वो वींग मर जाएंगे। वो मन में कर्स कर रहा होता है और यहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है कि क्या लंजा ने मुझे पहचाना है, क्या इसे कुछ याद है, और अगर इसे कुछ याद नहीं है तो क्या ये वींग के पक्ष में होगा, और अगर ये वींग के पक्ष में नहीं है तो वींग को मारना बहुत ही आसान होगा। कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। सारे बड़े बड़े सेक्ट के लोग वहाँ पर आते हैं और वो लोग उस प्रोफेसी को डिस्कस कर रहे होते हैं, और वो लोग लवांगची को वहाँ देख के शॉक्ड होते हैं और लवांगची से पूछने लगते हैं। तब लवांगची एक जगह उन सारे मॉडल्स के बीच में आता है और वहाँ एक जगह खड़े होके उन लोगों को ग्रीट करता है, और उसके बाद वो अपनी स्पीच शुरू करता है जिसमें वो बताता है कि उसने जो 2.5 साल से अनुभव किया, जैसा कि वो लोग सोच रहे थे या किताबों में लिखा हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे सबने बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया है। यहाँ तक कि जो 9 पूंछ वाली लोमड़ी है वो भी इतनी बुरी नहीं है। उनका अपना एक सेक्ट है जो कि हर चीज़ से जूझ के आए हैं। यहाँ पर इस सेक्ट में ही ये जो प्रोफेसी है उसे लिखा गया है, वरना कहीं भी इस तरह की कोई भी प्रोफेसी पूरे जगत में नहीं बनी हुई। और वो बोलता है कि ये प्रोफेसी झूठी है, क्योंकि उसने खुद जो इंसान है 9 पूंछ वाली लोमड़ी, उसके इतिहास के बारे में जाना, लोगों से पता किया, और उसे पता चलता है कि जो उनके पास बुक्स आई हैं वो मैनिपुलेटेड हैं, जो कि मैनिपुलेट एक फूया नाम के इंसान ने बहुत पहले ही कर दी थी, ताकि इतिहास में जो 9 पूंछ वाली लोमड़ी है जो कि इमॉर्टल है उसका नाम बदनाम हो जाए। और उसे बहुत सारी चीज़ें ये भी पता चलती हैं कि जो प्रोफेसी है वो भी किसी बहुत बड़े तांत्रिक या किसी बाबा ने नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान से लिखवाई गई थी जो कि
वो मिंग सेक्ट का बहुत बड़ा पंडित था, लेकिन वो पंडित जो था वो वही चीज़ें करता था जो मिंग सेक्ट के लोग उससे करवाते थे। और जो क्राउन प्रिंस ने प्रोफेसी बनवाई वो अपनी सहूलियत के हिसाब से ही बनवाई थी। यहाँ पर बहुत ही अजीब लग रहा होता है, क्योंकि जिन ग्वांगयाओ ने ये सारी चीज़ें करवाई, हिस्ट्री मैनिपुलेट की, लेकिन वो मन में सोचता है कि प्रोफेसी मैंने कभी नहीं बनवाई, तो ये प्रोफेसी आखिर बनवाई किसने। फिर वो मन में बहुत सारी चीज़ें सोचने लगता है कि उसने कभी भी प्रोफेसी तो नहीं बनवाई थी। हाँ, उसने बुक्स को मैनिपुलेट किया था और हर जगह विंग को विलन दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर ये लंजा उसका नाम क्यों लगा रहा है हर जगह। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो खड़ा होकर बोलता है, आप गलत कह रहे हैं, प्रोफेसी बाद में बनी है। फू याओ की मौत के बाद ये प्रोफेसी आई है, अगर आपने ध्यान से सर्च नहीं किया तो। तवांगची कहता है, मैं मानता हूँ कि उसकी मौत के बाद ये आई है, लेकिन उसके मौत के बाद ये प्रोफेसी उन लोगों ने बनाई होगी जो लोग उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, या फिर उस नो पूछ वाली लोमड़ी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। कोई फू याओ का ही कोई मैनिपुलेटर होगा, या फिर कोई ऐसा बंदा होगा जो उसके जाने के बाद उसकी मौत का बदला लेना चाहता हो, और जिसने विंग को यानी कि उस नो पूछ वाली लोमड़ी को फ्रेम करने का सोचा हो। यहाँ पर जिन ग्वांगयाओ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो जानता था उसका कोई कल्ट फॉलोअर तो नहीं है, और ये सारी चीज़ें, ये प्रोफेसी वगैरह, ये सब चीज़ें सच हैं। और वो यहाँ पर लंजा से आर्ग्यूमेंट करने लगता है कि फू याओ की डेथ के बाद कोई भी उसका चाहने वाला उसकी प्रोफेसी ऐसी क्यों बनाएगा, और वो प्रोफेसी एग्जैक्टली 10,000 साल बाद ही क्यों आएगी। और 10,000 साल बाद तुम पैदा हुए, और तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा बहुत कुछ, कहते हैं तुम्हारी पर्सनैलिटी भी उस लियांगझा से मिलती है, इसलिए वो नो पूछ वाली लोमड़ी तुम्हें उठा के ले गई थी। क्या पता तुम वहाँ जाने के बाद उसके साथ मिल गए हो, तुम हमारे इस प्लेनेट को तबाह करना चाहते हो, क्या पता तुम्हारे अंदर लालच आ गया हो। ये सारी बातें सुनते ही शिचन जोर से गुस्से में एक टेबल को पटकते हुए खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे भाई पे डाउट कर रहे हो। यहाँ पर जिन ग्वांगयाओ, जो कि देखता है कि शिचन के तेवर एकदम से बदल गए और उस पर चिल्लाने लगा है, वो भी शॉक्ड हो जाता है। शिचन कहता है, ज़बान संभाल के बात करना, ये मेरा भाई है, और तुमने क्या सबको अपनी जैसा समझा है। मैं यहाँ भरी अदालत में कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लवांगजी मुझसे मिलने आया था, और तब मैंने ये सारी चीज़ें सेक्ट लीडर जिन के बेटे जिन ग्वांगयाओ को बताई थी, पर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं और लोगों से डिस्कस ना करके सिर्फ जिन सेक्ट और लेन सेक्ट ही मिलकर लवांगजी को कोट करें। लवांगजी जब मुझसे मिलने आया तो जिन सेक्ट ने धोखे से मेरे ही भाई पे हमला कर दिया, और मेरे भाई को बचाने के लिए उस वक्त नो पूछ वाली लोमड़ी घायल हो गई थी। और मैं बताना चाहता हूँ, आज मेरा ब्रदर जिंदा है तो वो इसलिए है क्योंकि इसे नो पूछ वाली टेल ने बचाया है, जबकि वो प्रोफेसी जानती है तब भी उस लोमड़ी ने मेरे ब्रदर को बचाया। और यहाँ पर जिन सेक्ट ने हमें धोखा दिया और मेरे ब्रदर को मारना चाहा। तो आप बताइए, हमें किस पे ट्रस्ट होना चाहिए, जिन सेक्ट पे, जिन ग्वांगयाओ द्वारा की हुई बातों पे, क्योंकि वो सारा षड्यंत्र जिन ग्वांगयाओ ने ही रचा था, क्योंकि इकलौता यही थे जो जानते थे कि मेरा ब्रदर मुझसे मिलने आ रहा है, और इनकी परमिशन के बिना इनकी पूरी की पूरी आर्मी कभी भी मेरे खिलाफ़ नहीं जा सकती, या फिर मेरे ब्रदर के खिलाफ़ नहीं जा सकती। तो ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने ही अपने जिन सेक्ट के हर एक इंसान को ऑर्डर दिया कि वो लोग मेरे भाई को टारगेट करें, मेरे भाई को जान से मार दें। और अगर मेरा भाई ही ख़त्म हो जाएगा तो आप प्रोफेसी का करोगे क्या, क्योंकि वही है जो नो पूछ वाली लोमड़ी को ख़त्म कर सकता है। और आपको क्या लगता है, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। आप लोगों के पास इतनी शक्ति है क्या कि आप नो पूछ वाली लोमड़ी से जाकर मुकाबला करेंगे। वहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर जो थे वो जिन ग्वांगयाओ को कोसने लगते हैं। नी मिंगजू खड़ा होता है और कहता है, ये सारा कुछ हुआ तो जिन ग्वांगयाओ, तुमने हम लोगों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया और हम लोगों को इंक्लूड क्यों नहीं किया था। जिन ग्वांगयाओ कांपने लगता है। वो नी मिंगजू से थोड़ा सा डरा करता था। वो नी मिंगजू को देख के थोड़ा सा घबरा जाता है। नी मिंगजू से गुस्से से देखता है और कहता है, तुम अपनी हरकतों से और ओजी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं होगे ना। तुम पहले भी ये सारी हरकतें करते थे और बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ों के लिए माफ़ कर दिया था, पर अब देखो तुम दोबारा ऐसी हरकतें कर रहे हो। मुझे तुमसे कोई ज़्यादा खास उम्मीद तो नहीं है, लेकिन प्लीज़ अगर तुमने सेक्ट लीडर लैन के छोटे भाई पे हमला किया या उन्हें मारने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
यहाँ पर वो लवांगची को कहता है, क्या तुम उस हमले में बच गए थे? क्या हुआ उसके बाद? लवांगची बताता है कि किस तरह से विंग ने उसकी वजह से कितनी तकलीफ़ें झेली। और यहाँ पर विंग जल्दी इसलिए ठीक हो गया था क्योंकि वो इमॉर्टल है, लेकिन उसे ठीक होने में, उसे तकलीफ़ में बहुत टाइम लगा। और वो बताता है कि किस तरह से उसने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखी, उसने वहाँ पर पढ़ाई भी की और अपनी शिक्षा दीक्षा भी हासिल की। और उसने बताया कि उसे विंग के ही जो गुरु हैं गौशी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की शिक्षा दी है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी सीक्रेट फॉरबिडन चीज़ें सीखा है। यहाँ पर ये बात सुन के बहुत सारे लोग हैरान थे। वो कल्टीवेशन की दुनिया, जब कोई बहुत बड़ा महानायक आ जाता है तो उसे या तो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती, या बिल्कुल भगवान बना के रख देती है, या फिर उसके खिलाफ प्रोपोगंडा शुरू कर देती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग डर रहे थे कि वांगची अगर बहुत ज़्यादा सुप्रीम हो गया और बहुत ज़्यादा सुप्रीमेसी में आगे आ गया, उसके पास हर चीज़ होगी, तो उन लोगों के सेक्ट अपने आप ही लैन सेक्ट को गुरु मान लेंगे, कल्टीवेशन वर्ल्ड का चीफ मान लेंगे, और लैन सेक्ट जो है उन लोगों के सेक्ट से पावरफुल हो जाएगा, जिसकी वजह से सारे सेक्ट में एक अलग सी खलबली सी मच जाती है। वो सारे के सारे चाहते थे कि उनकी जो ताकत है वो कभी भी किसी और सेक्ट के पास ना जाए, स्पेशली लैन सेक्ट जो कि इतना कड़ा है। अगर लैन सेक्ट सारे वर्ल्ड पे रूल करेगा तो यहाँ पर वो लोग के पास कोई शक्ति ही नहीं होगी। शक्ति नहीं होगी तो करप्शन नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा, लोगों का पैसा नहीं खाएंगे तो अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा सेक्ट था वो दुनिया जहान से टैक्स लेता था, दुनिया जहान के पैसों पे राज करता था, और जो उनकी अमीरी थी वो लोगों को लूट कर ही आई हुई थी। और बहुत सारी चीज़ों की तस्करी होकर, गुमनामी होकर, बहुत सारे इलीगल बिजनेस करके। और अगर उनके पास चीफ वाली पोजीशन नहीं होगी, या उनके पास अमीरी नहीं होगी, उनके पास एक ऐसे सेक्ट के पास सारी सत्ता चली जाए जो कि बहुत ट्राइटेजियस हैं, जो कि हर काम टाइम पे करना मांगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, तो ऐसे लोग पनिशमेंट में भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा पनिश करेंगे। इसलिए यहाँ पर इन लोगों की चिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, और वो लोग जानकर झूठे तर्क मान के लवांगची को कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम प्रोफेसी को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोफेसी ये किसने लिखी है ये अभी भी किसी को नहीं पता, और ये प्रोफेसी हुयाओ की डेथ के बाद लिखी गई है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। हो सकता है वो उस इंसान ने जो भी कहा हो वो सच कहा हो, तो इसलिए इन्हें अब उस नाइन टेल फोक्स को मारना ही होगा। लवांगची वहाँ पर बहुत सारी आर्ग्यू करता है, शिचन भी और चेरन भी, लेकिन कोई भी इन तीनों की बातें नहीं सुनता, क्योंकि कोई भी इंसान सच्चाई के लिए वहाँ आया ही नहीं है। उन सबको अपनी अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है, और वो बस अपनी कुर्सी बचाना, अपनी धन दौलत बचाना, अपने ऐशो आराम को छोड़ना नहीं चाहते थे। और वहाँ पर वो डिस्कस करते हैं कि वो कुछ टाइम बाद एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखेंगे और उस नो पूछ वाली लोमड़ी को जादू से बुला लेंगे। यहाँ पर वांगची थोड़ा डर जाता है, क्योंकि विंग अभी प्रेग्नेंट था। अगर इस तरह की चीज़ें, ये फॉरबिडन चीज़ें करेंगे तो यहाँ पर विंग और उसके बच्चों को खतरा हो सकता है। तो वो कहता है ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है तो आप मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए, मैं उसके हिफाजत में और उसके लिए बहुत सारे एविडेंस जोड़ के आप लोगों के सामने रखूँगा। आप लोगों ने मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हैं जो कि आप पास से अभी तक मानते आए हैं, लेकिन मैं आपको रियलिटी की बहुत सारी चीज़ें 6 महीने के अंदर अंदर ला के दूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे 6 महीने चाहिए होंगे। वो लोग पहले तो एग्री नहीं करते, लेकिन उनमें से एक इंसान खड़ा होता है जिसका नाम था नी हो सिंह। वो खड़ा होता है और कहता है, मुझे लैन अरगगा यानी कि लवांगची की बातें, यंग मास्टर लैन की बातें काफ़ी अच्छी लगी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ सच्ची है और कोई इंसान बेकसूर है तो उसे बचाने के लिए अगर हमें 100 कसूरवार की भी जान बख्शनी पड़े तो हमें बख्श देनी चाहिए, लेकिन किसी मासूम को नहीं मारना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है हमें उन्हें एक मौका ज़रूर देना चाहिए। जो नीहो सिंह कभी नहीं बोलता था और पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता था अकॉर्डिंग टू हिज ब्रदर, वहाँ पर नी मुंगजे खड़ा होता है और नी मुंगजे कहता है कि मुझे पहली बार होय सिंह का सुझाव काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि मेरा भाई इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ों में एक्टिव नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार उसने बहुत अच्छी बातें की हैं, और मैं भी इस चीज़ में अपना समर्थन देना चाहता हूँ। धीरे धीरे वहाँ पर जियांग सेक्ट भी खड़ा होने लगा, जो कि कहने लगा कि हाँ, मुझे भी ये चीज़ें अच्छी लगी और मैं भी इस सब चीज़ों में साथ देना चाहता हूँ। फिर लैन सेक्ट भी खड़ा हुआ। इतने बड़े 3 सेक्ट जब खड़े हो गए,
जिनसेक्ट और वेनसेक्ट सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे और वो मजबूर हो जाते हैं लवांगची को 1 साल का टाइम देने के लिए। और यहाँ पर गाइस मैं अपने चैप्टर को ख़त्म करती हूँ। देखते हैं जो वांगची को मतलब टोटल 6 महीने का टाइम दिया गया है, 1 साल नहीं सॉरी 6 महीने का टाइम दिया गया है, उस 6 महीने में क्या होगा। क्या विंग अपने बच्चों को अच्छे से बर्थ दे पाएगा या बीच में कुछ ऐसा हो जाएगा। जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।